परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार अभिवादन करती हूँ। और पूजनीय मेरे गुरु उपाध्याय, उनको भी मैं वंदन का त्रिवार अभिवादन करती हूँ। और उपस्थित भिक्षुणी शिलाचारा महाथेरी, इनको और बाकी जो मेरे से बड़े हैं सबको मेरा त्रिवार अभिवादन, और जो छोटे हैं उनको मंगल कामना। तो आज हम महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी संघ आज दिन है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। तो हम आज ये दिन भिक्षुणी महाप्रजापति भिक्षुणी डे संघ डे, इस दिन हम आज सब यहाँ उपस्थित है और सब वो दिन हम मना रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में मैं विनम्र विनंती करती हूँ कि पूजनीय भिक्षुणी शिलाचारा महाथेरी, यह महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब, इनको पुष्प अर्पण करके कैंडल प्रज्वलित करेंगे। बाबा साहेबाकडे आता बाबा साहेबाकडे चला तुम्हाला तुमचं पण झालं मैं भिक्षुणी विजया मैत्री को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह यहाँ आए और यह कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। सभी महामानवों को मेरा त्रिवार अभिवादन है। मेरे सभी वरिष्ठ भिक्षुणियों को मेरा आदरपूर्ण अभिवादन, त्रिवार अभिवादन है। सभी भिक्षुणी संघ को मेरा अभिवादन है। उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे आप सबसे बहुत दिनों के बाद में मिलकर, और आज हमारा एक विशिष्ट दिन है। मैं बहुत दिनों के बाद बोल रही हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम है। हमारा आज का जो विशेष दिन है उसको मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम ये नहीं जान रहे हैं ठीक से कि हमारा आज का ये विशेष दिन क्या है। ये विशेष दिन है भिक्षुणी संघ की स्थापना का जन्मदिन। 2500 साल पहले महाप्रजापति गौतमी और उसके साथ 500 साख्य महिलाओं ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। वो आज का भाद्रपद पूर्णिमा का दिन एक विशेष महत्व रखता है, और इस विशेष दिन को आज तक के मनाया नहीं गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आज के इस दिन को भिक्षुणी दिवस के रूप में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, किंतु हम लोग भारत के भिक्षुणियाँ या उपासक उपासिकाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य भिक्षुणी संघ के संपर्क में नहीं हैं, या हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार नहीं देखते हैं, फेसबुक नहीं देखते हैं,
इसलिए हमें ये जानकारी नहीं है कि कितने बड़े पैमाने पर आज का ये अंतर्राष्ट्रीय भिक्खुनी दिवस मनाया जा रहा है। बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, बहुत खुशी से मनाया जा रहा है। और जब मैं मनाने की बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये बातें आती है कि हम छोटे से बच्चे का भी जन्मदिन मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं। बच्चे को नए कपड़े पहनाते हैं, उसको सजाते हैं, घर को सजाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं। लेकिन इतना बड़ा ये ऐतिहासिक दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन हमने उस तरह की बात इस दिवस को मनाने के लिए सोची ही नहीं। आज हमारा ये जो बुद्ध विहार है ये सजा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए था? सजा हुआ होना चाहिए था। लेकिन हमारे मन में ये बातें आती नहीं हैं। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी हमारा जो आधुनिक भिक्खुनी संघ है, ये आधुनिक भिक्खुनी संघ शैशव अवस्था में है। शैशव अवस्था समझते हैं? छोटा शिशु पैदा होता है, नया नया पैदा होता है ना, तो नया नया शिशु पैदा होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ करते हैं उनके माता पिता करते हैं, उनके अभिभावक करते हैं। तो 1998 से हमारा भारत का आधुनिक भिक्खुनी संघ तैयार हुआ। 1998 में हमारी सबसे बड़ी भिक्खुनी विशाखा जी और उनके साथ में 29 भिक्खुनियाँ उपसंपादित हुई थी बुद्ध गया में। और उस समय से हमारा आधुनिक भिक्खुनी संघ भारत का तैयार हुआ। लेकिन किसी का मार्गदर्शन नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं होने की वजह से जिस तरह से हमारे कार्यक्रम होने चाहिए वैसे नहीं हुए हैं। अभी अभी हम जागरूक हो रहे हैं, अभी जागरूक हो रहे हैं कि हम क्या है, क्योंकि संगठित रूप में आने को हमको अभी इतने साल लग गए। 1998 से लेकर अब तक के 20-25 साल हमको लग गए ये समझने में कि हमको संगठित रूप में इकट्ठा आना चाहिए, इकट्ठा आकर काम करना चाहिए, है ना। अभी तक बिखरे बिखरे थे, कोई किसी गांव में काम कर रहा, कोई किसी गांव में काम कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा संघ अभी शिशु अवस्था में है और इसीलिए कुछ खामियाँ है। हमारी उपासिकाओं को भी नहीं मालूम कि इस दिन को बड़े पैमाने पे मनाना चाहिए था, क्योंकि उनको भी किसी ने आज तक बताया नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी इस ऐतिहासिक दिवस के बारे में कि बहुत सारी हमारी भिक्खुनियाँ, सामनेरियाँ या उपासिकाएँ ये भी नहीं जानती थी आज तक के कि बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी ने भिक्खुनी संघ की स्थापना की थी। अभी अभी थोड़ा सा जानकारी लोगों को मिल रही है। फिर भी पूछने पर, जनरली हम किसी को पूछते हैं तो क्या होता है, भिक्खुनी संघ की स्थापना करने वाली में संघमित्रा का नाम लिया जाता है। क्यों संघमित्रा का नाम लिया जाता है? वो तो महाप्रजापति गौतमी के 250 साल बाद हुई, अशोका की बेटी, है ना। लेकिन उसका नाम इसलिए लोगों की ज़ुबान पर है क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे हमारे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी जानकारियाँ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मिल रही है। तो लोग ये समझने लगे कि भिक्खुनी संघमित्रा ने ही भिक्खुनी संघ की स्थापना की थी, तो गलत जानकारी हो गई, बराबर है ना। तो आज हम ये जान रहे हैं नए सिरे से इस चीज़ को। तो मुझे ये कहना है कि हमने इस दिन के महत्व को समझने के लिए भिक्खुनी संघ के स्थापना का इतिहास भी जानना ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं? इतिहास नहीं मालूम, इसलिए हम लोग उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। तो हम भिक्खुनी संघ या उपासिका संघ, ये जो दो महत्वपूर्ण धम्मा के पिलर है, ये दोनों पिलर एक साथ मिलकर
किस तरह से काम करे ये तभी हो सकता है जब हम इतिहास में थोड़ा सा झांकेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारी भिक्खुनियों ने, हमारी उपासिकाओं ने अपनी भूमिका बुद्धा के समय में निभाई, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि हमारे भारत देश का ये इतिहास रहा है, खास करके वैदिक इतिहास ये रहा है कि स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं था। और स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं था, ऐसे समय में कोई स्त्री बोलती है कि मुझे भिक्खुनी बनना है तो विरोध हो गई। कोई भी नई बात जब आती है तो एकदम से उसको समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि लोग परंपराओं के गुलाम होते हैं। परंपराएं, रूढ़ियाँ, जो बातें चलती आई है उसके लोग आदी हो जाते हैं और उससे अलग हटकर कोई नई चीज़ करने के लिए एकदम से तैयार नहीं होते हैं। और ऐसे समय में महाप्रजापति गौतमी के मन में ये आया कि हमें भिक्खुनी बनना चाहिए, क्योंकि भिक्खुनी बनने का मतलब ये नहीं था कि गृह त्याग करके सन्यासी जीवन जीना। वो समझ रही थी, आज की महिलाएं नहीं समझ रही है, वो समझ रही थी कि भिक्खुनी बनने का मतलब है बुद्ध की शिक्षाओं को सीखना, ज्ञान लेना और फिर उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। बराबर है। अब दूसरे सन्यासी में और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। दूसरे धर्म के सन्यासी का ज्ञान लेने देने से कोई वास्ता नहीं है, वो घर छोड़ के अकेला जीवन जीने जाता है। लेकिन बुद्ध का जो संघ है जिसमें भिक्खु भिक्खुनियाँ आती है, तो ये केवल ज्ञान लेती नहीं बल्कि ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समाज के भीतर जाती है, समाज के लोगों से मिलती है, घूम घूम कर बुद्ध की शिक्षाएं बताती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, विनय पिटक में भी दिया है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सब बोलते हैं बुद्ध ने मना किया था, बुद्ध ने मना किया था। बुद्ध ने डायरेक्टली मना नहीं किया था। अगर हम अच्छे से उसको रिसर्च करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बुद्ध ने कहा था कि अभी वो उचित समय नहीं आया है। आपने मुझसे कोई डिमांड की और मैं सोचूंगी कि क्या अभी ये डिमांड पूरा करना चाहिए या कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा रुक जाओ, बाद में करते हैं। और महाप्रजापति गौतमी ये पहली स्त्री नहीं थी जिसने भिक्खुनी बनने की इच्छा जाहिर की थी। कौन सी स्त्री थी, उसका नाम क्या था? भद्दा कपिलानी। महाकाश्यप की पत्नी भद्दा कपिलानी ये पहली स्त्री थी जिसने भिक्खुनी बनने की इच्छा बुद्ध के सामने जाहिर की थी। और उस समय भी बुद्ध ने बोला था कि अभी उचित समय नहीं आया है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और फिर वो जैन आश्रम में जाकर वहाँ पे साध्वियों के साथ में श्रावस्ती में रही। उसके कुछ समय के बाद में फिर महाप्रजापति ने ये मुद्दा उठाया। उस समय भी बुद्ध का वही उत्तर था। आप अच्छे से किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बुद्ध ये कहते हैं कि राजगृह की महिलाएं भी भिक्खुनी बनना चाहती है। मतलब केवल महाप्रजापति ही नहीं, तो राजगृह की महिलाओं के मन में भी था। लेकिन बुद्ध क्यों रोक रहे थे, ये बात समझने की है। बुद्ध ये चाहते थे कि एक समूह में महिलाएं आए। एक समूह में आएंगे तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी समझो 100 लोगों का भिक्खु संघ है और उसमें एक भिक्खुनी अगर जाती है तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? रहने की, खाने की, शिक्षा की हो सकती है क्या? बहुत सारे भिक्खुओं के बीच में एक भिक्खुनी की व्यवस्था नहीं की जा सकती। हम कोई स्कूल भी खोलते हैं तो सरकार हमको क्या बोलती है, आपके स्कूल में कम से कम 50 विद्यार्थी होने चाहिए। एक स्टूडेंट से स्कूल खुलती है क्या? आपको स्टूडेंट की संख्या दिखानी पड़ती है। तो यही बात बुद्ध के स्कूल में भी है, आपको स्त्रियों की संख्या दिखानी पड़ेगी। और ये बात प्रजापति की समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने शाक्य महिलाओं को तैयार किया।
तो एक बड़ा समूह जब तैयार हो गया बाल मुंडा के, कासाई वस्त्र पहन के, तो आगे वाले को उस बात को मानना पड़ा कि इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियां भिक्षुनी बनना चाहती है, अब इनके लिए स्कूल की व्यवस्था हो सकती है, इनके रहने की व्यवस्था, इनके खाने की व्यवस्था, इनके पढ़ने की व्यवस्था, उस सब पर विचार किया गया जो हमको 8 गुरु धर्म में दिखाई देता है। अब वो गलत तरीके से लिखा है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो हम क्लास में चर्चाएं करेंगे उसके ऊपर में। और लेकिन जो समूह की बात आती है, समूह ये अच्छे अच्छे को झुका देता है। कहते हैं ना कि जो बंद मुट्ठी होती है उसमें ज़्यादा ताकत होती है। या हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है लेकिन लकड़ियों के गट्ठे को एक साथ तोड़ना आसान नहीं होता है। यानी संघ की बात, समूह की बात आ रही है। संघ भिक्षुओं का था, पुरुषों का था, लेकिन स्त्रियों का कहाँ था? सामूहिक रूप से स्त्रियां इकट्ठा नहीं आई थी जब तक कि महाप्रजापति ने संघ तैयार नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है उस समय की, ये सबसे बड़ी एक शैक्षणिक क्रांति है स्त्रियों के जीवन की। ये क्रांति करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है, किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। हमेशा जो डरते हैं वो कभी क्रांति नहीं कर सकते, जो निडर होते हैं वो क्रांति करते हैं। चाहे जो समस्या आएगी, जो भी अड़चनें आएगी, उसको पूरा करते हुए हम अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। शिक्षा का अधिकार, बुद्ध की शिक्षा लेने का अधिकार या उन शिक्षाओं को पढ़ाने का अधिकार क्या पुरुषों की बपोती है? नहीं। एक माँ अपने बच्चे को बचपन से सिखाती है, पढ़ाती है, अच्छे संस्कार देती है, तो सारी दुनिया मानती है कि माँ हर बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। जब माँ बच्चे की शिक्षिका हो सकती है तो पूरे समाज की शिक्षिका क्यों नहीं हो सकती? समाज में जो बच्चे आए हैं वो कहीं आसमान से तो नहीं आए हैं, लोगों ने पैदा किए हैं ना, तो वो सबकी टीचर हो सकती है। और यही बात भिक्षुनी संघ के निर्माण से जाहिर होती है कि भिक्षुनी संघ बनाकर महाप्रजापति ने ये सिद्ध कर दिया कि हम स्त्रियां पूरे समाज की शिक्षिका हो सकती है। देखो, हमको सावित्रीबाई फुले के उदाहरण से भी पता चलता है, आपने किसी ने सीरियल देखा होगा तो पता चलेगा कि सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल खोला लड़कियों के लिए, विरोध हुआ, ब्राह्मण लोगों की तरफ से काफ़ी विरोध हुआ कि ऐसे कैसे लड़कियां स्कूल में जा सकती है, लड़कियां स्कूल में जाएंगी तो धर्म का नाश हो जाएगा। ये आरोप लगे ज्योतिबा फुले पर, सावित्रीबाई फुले पर। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, लड़कियों को स्कूल में भेजना शुरू किया, वहाँ तक के बात हजम कर ली। लेकिन जब बात ये चली कि सावित्रीबाई को पूना में टीचर की ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो सब आग बबूला हो गए कि ये पढ़ाएगी। ज्योतिबा फुले पढ़ा रहे थे लड़कियों को तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब सावित्रीबाई फुले की बात आई कि वो टीचर की ट्रेनिंग लेंगी और स्कूल चलाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, तो ब्राह्मण बोले एक स्त्री पढ़ाएगी। लोगों को स्त्रियों के पढ़ाने से बड़ी दिक्कत हो जाती है। लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये एक स्त्री पढ़ लिख कर, विद्वान होकर दूसरों को शिक्षा भी दे सकती है। इसलिए हमारे घर घर में उदाहरण है, हमने हमेशा सुना होगा अपने घर वालों से, अपनी बात अपने पास रख, हमको मत सिखा। बोलते हैं ना, पति बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, होंगी तू पढ़ी लिखी, हमको मत सिखा। स्त्रियों के सिखाने पर इनको बड़ी आपत्ति होती है, क्योंकि वो पढ़ाने से उसका जो पद है वो ऊंचा हो जाता है, गुरु का पद ऊंचा हो जाता है। और यही गुरु का पद स्त्रियों को देना नहीं चाहते। कौन नहीं देना चाहते? ब्राह्मणवाद नहीं देना चाहता है। विरोध किसने किया है? ब्राह्मणवाद ने किया। हम ब्राह्मण नहीं बोलते, ब्राह्मणवाद, यानी ब्राह्मणवाद का मतलब है विषमतावाद, जो लैंगिक भेदभाव करता है, जो स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है, जो कहता है कि ये पुरुषों के काम है, ये स्त्रियों के काम है, ये पुरुष करेंगे, ये स्त्रियां करेंगे, ये स्त्रियां नहीं कर सकती है, ये पुरुष कर सकते हैं। ये जो भेदभाव की बात है, इसको हम ब्राह्मणवाद या विषमतावाद कहते हैं। तो इनका विरोध रहा है, हर युग में रहा है, बुद्धा के समय भी था और ज्योतिबा फुले के समय में भी था।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि भिक्खुनी संघ की स्थापना करके महाप्रजापति गौतमी ने हमें शिक्षिका बनने का अधिकार दिया, शिक्षिका बनने का अधिकार दिया। अगर वो पहल नहीं करती तो शायद स्त्रियां शिक्षिका के रूप में नहीं उभरती। और ये समझ लो कि आज 21वीं सदी में इतना विरोध है, आज भी विरोध है, हमको बोलने के लिए मंच नहीं दिया जाता है। और आज हम ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये विनय को तोड़ रही है, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो समझो कि उस समय 2500 साल पहले कितना विरोध हुआ होगा स्त्रियों का, भिक्खुनियों का। स्ट्रगल हर युग में होता है, उस समय उन लोगों ने स्ट्रगल किया उनके हिस्से का, इस समय आधुनिक युग में हमें हमारे हिस्से का स्ट्रगल करना है। बिना संघर्ष के कोई बदलाव नहीं होता है। और मैं कहती हूँ कि एक एक भिक्खुनी एक एक माता है और माता गुरु है, एक चलती फिरती पाठशाला है, हर माँ एक चलती फिरती पाठशाला है। हम जैसा अपने घर में अपने बच्चों को बोलते ना, वैसे सड़क चलते भी हम किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। मतलब हमारे अंदर एक टीचर छुपी हुई रहती है, एक शिक्षिका होती है। तो ये शिक्षिका की भूमिका लेकर इस आधुनिक युग में हमको चलना है, तभी महाप्रजापति गौतमी का ये भिक्खुनी संघ की स्थापना जो है वो सार्थक होगा। इसको सार्थक बनाना है। आप अपने आप को केवल सन्यासी मत समझो, आप अपने आप को एक गुरु समझो। और गुरु ऐसा जो बिना किसी भेदभाव के सभी को बुद्ध की शिक्षाएं देता है। किसके लिए? अच्छे के लिए, समाज के कल्याण के लिए। क्योंकि बुद्ध का अंतिम उद्देश्य क्या है? समाज में करुणा और मैत्री स्थापित करना और लोगों में नैतिकता के व्यवहार की शिक्षा देना। जब नैतिकता रहेगी तो बाकी के जितने भी नकारात्मक बातें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। नकारात्मक बातें मतलब लड़ाई झगड़ा करना, द्वेष करना, मारपीट करना, हिंसा करना, लालच करना, जितने भी बुरे भाव हैं उन भावों को नैतिकता नष्ट कर देती है। तो बुद्ध की इस शिक्षा पर हमारा भी अधिकार है और हम इसको अच्छे से जानकर समझकर लोगों में प्रसारित कर सकते हैं। चाहे भूमिका भिक्खुनी की हो, चाहे उपासिका की हो, चाहे एक सर्वसाधारण गृहस्थ की हो। जब वो घर में है तो एक गृहस्थ है, लेकिन फिर भी वो माँ है और माँ के रूप में वो एक टीचर है। तो ये जो टीचर का जो विरोध हो रहा है, टीचर की भूमिका का विरोध हो रहा है, इसको अच्छे से समझना है और इसके ऊपर ही हमें काम करना है। आगे से मैं ये चाहूँगी कि ये जो स्थापना दिवस है, भिक्खुनी दिवस है, इसको हमने हर साल बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए। हमने हर विहारों की सजावट करनी चाहिए। हमने महाप्रजापति गौतमी के बड़े बड़े फ़ोटोज़ रखने चाहिए, क्योंकि इतिहासकारों ने महाप्रजापति गौतमी का इतिहास मिटा दिया है इतिहास के पन्नों से। हमको दोबारा इतिहास लिखना है, जो सच है उसको दोबारा दुनिया के सामने लाना है। महाप्रजापति के फ़ोटो हमें विहारों में नहीं दिखते हैं, कम से कम जहाँ भिक्खुनियाँ हैं वहाँ तो होना ही चाहिए। हम नहीं उसका सम्मान करेंगे तो कौन करेंगे? और मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि भिक्खुनी संघमित्रा जब श्रीलंका जाती है और वहाँ 500 महिलाओं को भिक्खुनी बनाती है, तो वो श्रीलंका वासी भिक्खुनी संघमित्रा का हर साल सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। जगह जगह उनके कार्यक्रम होते हैं। और हम क्या इतने नाशुक्र हैं कि भारत में जिस महाप्रजापति गौतमी ने भिक्खुनी संघ की स्थापना करके हमें टीचर बनने का अधिकार दिया, उसका दिवस ही नहीं मनाते। हाँ, वो अभी स्टोरी बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन हमारा जो मुद्दा ये है कि वो संघमित्रा को भूले नहीं है, उसके उपकारों को भूले नहीं है। लेकिन हम अपने भारत में जिन लोगों ने हमारे लिए ये कार्य किया है, हम उनके उपकारों को याद नहीं कर रहे ठीक तरह से। हम उनके प्रति सम्मान और आदर नहीं दिखा रहे हैं। हम इतिहास न जान रहे हैं, न लिख रहे हैं, न किसी को बता रहे हैं। आज आप फेसबुक देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से ये भिक्खुनी डे मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में कहीं भी इसका शोर नहीं है। ये तो हर विहार में होना चाहिए था।
ये पूरा विहार सजा हुआ होना चाहिए था। सुबह से यहाँ पर कुछ बजना भी चाहिए था, लोगों को पता चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइक नहीं है। तो पड़ोस के लोगों को भी, बुद्धिस्ट एरिया है लेकिन पड़ोस के लोगों को भी नहीं मालूम कि आज भिक्खुनी दिवस है। तो ये बहुत शोकांति का है और इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। और मुझे आशा है कि हमारा जो ये संघ अब एकत्रित आया है तो ये इस मामले में अब आगे हमेशा जागरूक रहेगा। हमारी छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, आपसी मनमुटाव है, उसको भुलाकर हमने भिक्खुनी दिवस मनाना चाहिए, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि भारत की महिलाएं या भारत की भिक्खुनियाँ इतनी संघर्षशील नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है या नीडर नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को कब तक दोष देते रहेंगे कि उन्होंने इतिहास में ये नहीं लिखा, उन्होंने वो नहीं लिखा। अब हमको खुद को कलम उठानी है और खुद ही इतिहास लिखना है, वो चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे आज का इतिहास हो। प्राचीन इतिहास नहीं लिख पा रहे तो कम से कम आज का इतिहास तो लिखें कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। हम ग्रुप में डालते हैं मैसेज, किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है कि वाह वाह बहुत अच्छा दिन है। भिक्खुनी दिवस का मैसेज 2 दिन से आ रहा है, किसी का उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इतने उदासीन हैं हम लोग। अपना दिवस है ना, भिक्खुनी दिवस यानी अपना दिवस है, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, फिर भी किसी का कोई उस पर रिएक्शन नहीं है। तो ये आगे से नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इतने लोग आह्वान के ऊपर में इकट्ठा हुए हैं, कम से कम समझे तो है। तो आगे से हम लोग बहुत ज़ोर शोर से इस दिवस को मनाया करेंगे और जन जन तक हम भिक्खुनी संघ को पहुँचाएंगे, उसके उद्देश्यों को पहुँचाएंगे और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा स्वस्थ समाज हमें भविष्य में दिखाई देगा। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे शांति से सुना।